देखिए, आपको प्रोफेशनल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है प्रशासन में। आप जब भी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हों तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन टू द बेस्ट ऑफ़ योर एबिलिटीज़ इसका प्रयोग करना है। तो ये अभी हमने चर्चा की कि एक लोक सेवक को, एक जब आप प्रशासन में होते हैं, जब आप सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी सेवक होते हैं, तो क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, डूज़ यानी आचरण नियमावली के तहत क्या करने की अपेक्षा की गई, इसकी हमने चर्चा की। अब इसके सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि क्या ना करें, जो इतना ही महत्वपूर्ण है। और यदि कोई चीज़ प्रोहिबिटेड है और आपको कहा गया है कि ये आप ना करें, फिर भी आप करते हैं, तो आपके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाई जा सकती है। इसका आपको संज्ञान या इसका आपको ध्यान रखना है। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, डोंट्स, क्या ना करें। सबसे पहले, किसी भी ऐसे कार्य में संलिप्त ना हो जो सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो, यानी डू नॉट इंडल्ज इन एक्ट अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ये एक ऐसी लाइन है जो हर एक शो कॉज या चार्जशीट में लिखी जाती है। योर बिहेवियर हैज़ बीन फाउंड टू अनबिकमिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि आपका व्यवहार अनबिकमिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट की तरफ पाया गया है। ये चार्जशीट या शो कॉज में दी जाती है। क्यों? क्योंकि आप नियमावलियों का उल्लंघन करते हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई नियमावली का उल्लंघन आप ना करें जो अशोभनीय हो। डूज़ एंड डोंट्स को फॉलो करें। उसके बाद सामान्य हित के मामलों में संयुक्त प्रतिवेदन ना करें, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम अननोइंगली या नोइंगली जॉइंट रिप्रेजेंटेशन देते हैं। कई बार हमारे कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज़ पे 4-5 कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं और एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन देकर के उसके नीचे सारे लोग हस्ताक्षर कर देते हैं, और यह जो है आचरण नियमावली के विरुद्ध है, विपरीत है। जितने कर्मचारियों ने संयुक्त हस्ताक्षर किए हैं उन सारे कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच बैठाई जा सकती है, ऐसा आचरण नियमावली में उल्लिखित है। तो इसके लिए डीओपीटी ने डिटेल गाइडलाइन दी है, हाउ टू गिव रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू सेंड योर रिप्रेजेंटेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग एंड टू एनीबडी। इसके लिए भी डीओपीटी ने गाइडलाइन दी है। तो आचरण नियमावली में यह क्लियर किया गया है कि जॉइंट रिप्रेजेंटेशन डोंट्स में है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आचरण नियमावली का उल्लंघन है। अपने कार्य निष्पादन में विलंबकारी नीति ना अपनाएं, यानी डिले टैक्टिस आप ना अपनाएं जो आपको ड्यूटी असाइन की गई है। कई बार सरकारी कर्मचारियों की आम शिकायत होती है कि बहुत स्लो काम करते हैं या डिले टैक्टिस अपनाते हैं। तो यह भी आप ध्यान रखें कि यह आचरण नियमावली का सीधा उल्लंघन है। यदि आप किसी कार्य में डिले टैक्टिस अपनाते हैं या ढीला ढाला रवैया अपनाते हैं तो आपके विरुद्ध विभागीय जाँच बैठाई जा सकती है, अनुशासनहीनता के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मौखिक निर्देश ना दें। ये बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार प्रैक्टिकली आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि हर चीज़ आप लिखित निर्देश दें, लेकिन आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आदेश रिटन फॉर्म में हो। पर आप यदि मौखिक निर्देश देते हैं तो इमीडिएटली उसको आप नोट शीट पे थोड़े देर बाद, जब भी कार्य यदि अर्जेंट नेचर का है तो मौखिक निर्देश अवश्य दें, बट उसे नोट शीट पे रिकॉर्ड करें। और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे भी अपेक्षा की गई है कि अपने सीनियर के द्वारा, वरिष्ठों द्वारा दिए गए मौखिक निर्देशों को लिखित रूप से नोटशीट में रिकॉर्ड करें और अपने सीनियर ऑफिशियल्स को इस बारे में इत्तला करें जिन्होंने आदेश दिया है। और सीनियर ऑफिशियल्स के लिए डीओपीटी ने गाइडलाइन दिया है कि ऐसे इस तरह से मौखिक निर्देश कम से कम दिए जाएँ। इसके बाद है, गैर कानूनी हड़ताल में सम्मिलित ना हो अथवा बढ़ावा ना दें, यानी इलीगल स्ट्राइक में ना तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं ना ही उसको प्रमोट कर सकते हैं। इवन आप स्ट्राइक में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सीधे तौर पे। इसके लिए भी डीओपीटी के गाइडलाइंस हैं कि किस प्रकार स्ट्राइक में आप पार्टिसिपेट करें और किस प्रकार के स्ट्राइक में पार्टिसिपेट ना करें। स्ट्राइक के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा और उसमें आपको डिटेल से बताऊँगा कि डीओपीटी ने इस बारे में क्या गाइडलाइंस दिए हैं। किसी सरकारी दस्तावेज जिन्हें आप संप्रेषित करने के लिए यानी शेयर करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, उसे आप किसी सरकारी ही कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को सरकारी अथवा निजी पत्राचार के लिए उपलब्ध ना कराएं अथवा प्रयोग ना करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं तो कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से गवर्न होते हैं, आरटीआई एक्ट से गवर्न होते हैं। वो डॉक्यूमेंट आप थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते या किसी अपने कुलीग को भी नहीं शेयर कर सकते यदि इसके लिए प्रोहिबिटेड है, कॉन्फिडेंशियल है या क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है। यदि क्लासीफाइड या कॉन्फिडेंशियल नहीं है, इसके बावजूद भी आप उस दस्तावेज़ों को दूसरे पार्टी, थर्ड पार्टी से या बाहरी व्यक्तियों से शेयर नहीं कर सकते। यह यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कंडक्ट रूल के वायलेशन के भागीदार होंगे और आपके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाई जा सकती है। अपने कार्यस्थल पर किसी महिला के
यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में लिप्त ना हो। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए बहुत सारी समितियां भी बनाई गई है। ये बेहद गंभीर इशू है और कार्यस्थल पे यौन हिंसा या इस प्रकार के किसी भी चीज़ों को आप बढ़ावा देने वाली गतिविधि में शामिल ना हो, ना ही इसको किसी भी रूप में बढ़ावा दें, बल्कि महिलाओं के साथ सभ्य व्यवहार करें, ऐसी अपेक्षा की गई है कंडक्ट रूल में। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध विभागीय जाँच बैठाई जा सकती है, न केवल कंडक्ट रूल में बल्कि आपको कानूनी तौर पर भी IPC CRPC के तहत भी आपके लिए कार्यवाही की जा सकती है। अपनी सेवा संबंधी मामलों में किसी राजनीतिक प्रभाव का उपयोग ना करें, यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर या आउटसाइड प्रेशर आप नहीं ला सकते अपने सेवा संबंधी मामलों के लिए। कई बार कर्मचारियों को ये लगता है कि उनके रिप्रेजेंटेशन को यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल डिग्निटरी द्वारा लिखवा दिया जाए या उनके थ्रू भेजा जाए तो शायद असर पड़ेगा, लेकिन ये मैं स्पष्ट कर दूं कि यह कंडक्ट रूल का उल्लंघन है। आपको अपने रिप्रेजेंटेशन जो तरीके बताए गए हैं नियमावली, आचरण नियमावली के तहत, उसी के तहत रिप्रेजेंटेशन देना है। किसी प्रकार के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल प्रेशर या आउटसाइडर इन्फ्लुएंस या आउटसाइडर प्रेशर अलाउड नहीं है। एक आचरण नियमावली का उल्लंघन है और आपको इससे बचना है। यदि आप इसको अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है अनुशासनहीनता के लिए। नशे की हालत में सार्वजनिक स्थल पर ना जाएं, अर्थात आप अल्कोहलिक सिचुएशन में या इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन में पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते। इसके लिए भी DOPT ने डिटेल गाइडलाइन दी है कि आप नशे की हालत में यदि जाते हैं तो आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी दूल्हा या दुल्हन के माता पिता या अभिभावक से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग ना करें और ना ही दें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी रूप में दहेज के लेन और देन को आप प्रमोट नहीं कर सकते और इससे आपको दूरी बना के रखनी है। ये आचरण नियमावली का सीधा उल्लंघन है और दहेज निवारण या दहेज निषेध अधिनियम के तहत भी और इसके अलावा आचरण नियमावली के तहत भी आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो जितने ये डॉन्ट्स हैं ये कई कानूनों के तहत भी और आचरण नियमावली दोनों के तहत आपके विरुद्ध फौजदारी मामले भी दाखिल किए जा सकते हैं, दीवानी मामले भी दाखिल किए जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। निजी परामर्श कार्य ना करें, यानी प्राइवेट कंसल्टेंसी वर्क आपसे अपेक्षा की गई है कि आप ये ना करें। किसी भी प्रतिबंधित संस्था से ना जुड़ें, यानी कि डू नॉट एसोसिएट योरसेल्फ विद एनी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कई संस्थाओं को बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो ऐसे में सरकारी कर्मचारी होने के नाते आप उनके साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। यदि आप एसोसिएट होते हैं या ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त होता है जिससे पता चले कि आप एसोसिएटेड हैं, तो आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति, फर्म या निजी कंपनी के साथ सदस्य या एजेंट के रूप में धन ना दें, उधार ना लें और उनके साथ आधिकारिक सौदा ना करें किसी भी प्रकार के जिनके साथ आपका सरकारी कार्यालय एसोसिएटेड है, जिसके साथ एसोसिएशन होने की संभावना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई कर्मचारी अज्ञानतावश या जानबूझ करके भी ऐसी कंपनी, ऐसी फर्म या ऐसे ठेकेदार, ऐसे बिडर के साथ एसोसिएट हो जाते हैं जिनकी बिडिंग या जिनकी टेंडरिंग या जिनका ठेका उसी सरकारी कार्यालय में चल रहा हो। तो आप उन ठेकेदारों, उन बाहरी फर्म या एजेंसियों के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते जिनका किसी भी रूप में ठेका या कोई काम कार्यालय में चल रहा हो या चलने की संभावना हो। किसी भी व्यक्ति, औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्म, संगठनों आदि से आतिथ्य स्वीकार ना करें जिनके साथ सरकारी सौदा होने की संभावना हो। ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिनके साथ सौदा होने की संभावना है, यानी कि जो फर्म बिडिंग में या टेंडरिंग प्रोसेस में है, जिनके साथ आप एसोसिएट होने वाले हैं नियर फ्यूचर में, उनके भी साथ आप किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकते। आप उनसे किसी प्रकार की हॉस्पिटैलिटी या फेवर नहीं ले सकते। ये कंडक्ट रूल बेहद वास्ट है, डिटेल्ड है और आप इसको यदि आप उल्लंघन करते हैं तो आपके विरुद्ध जांच की जा सकती है। यानी कि आप अपने निजी और सार्वजनिक दोनों ही जीवन में किसी प्रकार का लैविश गिफ्ट या उपहार नहीं ले सकते। नॉर्मल कस्टम्स के जैसे होली, दिवाली, दशहरा है, उसमें उपहारों के लिए अलग से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और DOPT के सर्कुलर्स हैं जहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार आप निश्चित धनराशि तक के ही तोहफे या गिफ्ट ले सकते हैं, या कितने धनराशि तक का आपका फेयरवेल किया जा सकता है, या आपका बुके या एक नॉर्मल लंच की व्यवस्था कैसे की जा सकती है, इसके गाइडलाइंस हैं। तो आप बहुत ही फ्रिक्वेंट लैविश या महंगे तोहफे नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप लेते हैं तो आय से अधिक संपत्ति का मामला तो बनेगा ही, साथ ही कंडक्ट रूल नियमावली के तहत भी आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अब आता हूँ, सरकारी संपत्ति की ऐसी नीलामी में आप बोली नहीं लगा सकते हैं जिसकी नीलामी आपके ही अधिकारियों या आपके फर्म द्वारा ही की जा रही हो। कई बार सरकारी संस्थानों द्वारा नीलामी या बोलियां लगाई जाती हैं
या कई बार ऑक्शन में प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, तो आप इस तरह के ऑक्शन में, बोलियों में या टेंडर में, ठेके में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस तरह के ठेके में यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं या आपकी संलिप्तता पाई जाती है किसी भी रूप में, तो आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। तो अभी हमने ये डिटेल में डूज़ एंड डोंट्स पे चर्चा की कि एक सिविल सेवक को, चाहे वो राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के सेवाओं में हों, उनसे आचरण नियमावली के पालन की अपेक्षा की गई है। ये डिटेल में चर्चा मैं आशा करता हूं कि आपके लिए उपयोगी हुई होगी और आप एक निष्पक्ष प्रशासन इस पूरी चर्चा के बाद दे पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक हम स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जो ऐसे जनता को सेवा प्रदान कर सके जिस प्रकार से एक आदर्श भारत में अपेक्षा की गई है। संविधान के आदर्शों का हम पालन करें, ऐसी अपेक्षा है। कंडक्ट रूल, आचरण नियमावली का पालन करें, ऐसी अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत।